Good afternoon, students. Good afternoon, Good ma'am. afternoon. We have 21 participants. Are there more to come? Ask them to join quickly so that we can start with the topic. Okay, we will start. Are you able to see the screen? The presentation? Yes, ma'am. Okay, dermatosis. Dermatosis क्या होता है? Dermatosis is a term that refers to diseases of the integumentary system. तो dermatosis क्या है? It is a term that refers to the disease of the integumentary system. Integumentary system में जैसे skin, nails, hairs, यहाँ पे जितनी भी disease होती हैं उनको हम dermatosis कहते हैं. ठीक है? This classification include everything on the surfaces of the body, skin, nails and hair. Any condition affecting the skin could be categorized as dermatosis. तो dermatosis में वो सारी चीज़ें आती हैं जो स्किन की प्रॉब्लम होने दो, जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम होने दो या नेल्स की प्रॉब्लम होने दो या फिर हेयर्स की प्रॉब्लम होने दो, वो सब चीज़ें डर्माटोसिस के अंदर आती हैं. समझ में आई बात? डर्माटोसिस और डर्माटाइटिस में ये फ़र्क होता है. डर्माटाइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, लेकिन डर्माटोसिस में वो सारी चीज़ें आती हैं जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की प्रॉब्लम बताती हैं. इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में क्या क्या आता है? स्किन, नेल्स और हेयर. तो इन तीनों चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम होने दो वो डर्माटोसिस के अंदर आती है. समझ में आया? Yes, ma'am. तो बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, एक एक करके हम अलग अलग डर्माटोसिस है, अलग अलग डर्माटोसिस को देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन. बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, एक तो इसको हम पायोडर्मास भी बोलते हैं. ठीक है? बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज पायोडर्मास. पस फॉर्मिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन में बी प्राइमरी और सेकेंडरी. तो पस फॉर्मिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पायोडर्मा क्या है? पायो मतलब होता है पस. पस फॉर्मिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये दो तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी, अगर इन्फेक्शन अपने आप ही ओरिजिनेट हुआ है, नॉर्मल अपीयरिंग स्किन पे अगर इन्फेक्शन होता है तो तब हम उसको प्राइमरी स्किन इन्फेक्शन कह सकते हैं. लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है? जब कोई प्री एग्जिस्टिंग स्किन डिसऑर्डर या फिर सर्जरी या इंजरी की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन है तो तब हम उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन.
प्राइमरी स्किन इन्फेक्शन कब होगा? तब जब नॉर्मल अपियरिंग स्किन पर अगर स्किन इन्फेक्शन होता है, दैट इज प्राइमरी स्किन इन्फेक्शन। और सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन तब होगा जब प्री एग्जिस्टिंग स्किन डिसऑर्डर, मतलब पहले अगर कोई स्किन की कोई परेशानी हो तब, या फिर अगर क्रैक्स हो या इंजरी हो या सर्जरी के बाद स्किन जब हम स्किन को डिसरप्ट करते हैं, उसकी इंटीग्रिटी को डिसरप्ट करते हैं, तब अगर इन्फेक्शन हो, देन इट इज नोन एज सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन। Is that clear? What is the difference between primary and secondary skin infection? समझ में आया? मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। और बार रिपीट करूं? ठीक है। प्राइमरी स्किन इन्फेक्शन में क्या होता है, अगर स्किन नॉर्मली अपियरिंग स्किन है, ठीक है, स्किन में कोई कट नहीं है, कोई सर्जरी नहीं हुई है, कोई पहले कोई स्किन डिसऑर्डर नहीं था, लेकिन तब भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो तब हम उसको बोलते हैं प्राइमरी स्किन इन्फेक्शन। और सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन में क्या होता है, अगर पहले से कोई इन्फेक्शन हो या पहले से कोई स्किन डिसऑर्डर हो, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया है, और या फिर पहले इंजरी हुई हो, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया है, सर्जरी की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, क्रैक्स की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, तो तब हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन। समझ में आई बात? यस अगर मैम। नॉर्मल अपियरिंग स्किन है और स्किन इन्फेक्शन हो रहा है तो तब हम उसको बोलेंगे प्राइमरी स्किन इन्फेक्शन। और अगर स्किन डिसऑर्डर है पहले से, या स्किन इंजरी है या सर्जरी है, तब स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, तो तब हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. In either cases, several microorganisms may be implicated. मतलब दोनों केसेस में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं स्किन इन्फेक्शन में, लेकिन मेनली दो तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से स्किन इन्फेक्शन होता है। एक तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और दूसरा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ज़्यादातर स्किन इन्फेक्शन होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई मेनली ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वैसे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। The most common primary bacterial skin infection are impetigo and folliculitis. Folliculitis may lead to furuncles and carbuncles. तो अभी हम आगे देखेंगे इम्पेटिगो और फॉलिक्यूलाइटिस क्या होता है, और फॉलिक्यूलाइटिस की वजह से ही फॉरेनकल्स और कार्बनकल्स हो जाते हैं। तो सबसे कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा है? प्राइमरी की बात कर रही हूँ मैं। प्राइमरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा होता है? इम्पेटिगो एंड फॉलिक्यूलाइटिस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इम्पेटिगो। इम्पेटिगो क्या होता है? Impetigo is a superficial infection of the skin caused by Staphylococci, Streptococci or multiple bacteria. Impetigo क्या है? ये एक superficial skin infection है, ये deep नहीं होता skin infection, ये superficial ही रहता है skin infection, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? स्टेफाइलोकोकस की वजह से भी हो सकता है, या स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से भी हो सकता है, या फिर मल्टीपल बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। Bullous impetigo, a more deep-seated infection of the skin caused by Staphylococcus aureus, is characterized by the formation of bullae from original vesicle. Now, bullae क्या होता है? What do you mean by bullae? What do you mean by bullae and vesicle? क्योंकि मैं आपको फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्किन पढ़ा चुकी हूँ, तो अब आपको इतना पता होना चाहिए कि बुले क्या है और वेसिकल क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बीएससी सेकेंड ईयर्स। मैम वेसिकल्स
मतलब कि छालों को बोलते हैं और उसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, बट जो बुल्ले होते हैं वो बड़े छाले होते हैं और वेसिकल्स छोटे छोटे होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जो वेसिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और जो बुले होते हैं वो बड़े बड़े छाले, बहुत बड़े बड़े छाले होते हैं, लार्ज फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स। ठीक है। और वेसिकल्स क्या होंगे, छोटे छोटे से छाले से होते हैं। तो इम्पेटिगो, बुलिस इम्पेटिगो भी एक तरीके का इम्पेटिगो है जिसमें बड़े बड़े छाले होते हैं। नॉर्मली इम्पेटिगो में छोटे छोटे छाले होते हैं और ये छोटे छोटे छाले फटने के बाद क्रस्ट फॉर्मेशन करने लगते हैं। अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। देखो ये स्टार्ट कैसे होता है। स्टार्ट तो ये एक मैक्यूल से होता है, रेड कलर के मैक्यूल से स्टार्ट होता है। उसके बाद मैक्यूल से स्टार्ट होने के बाद वेसिकल्स आ जाते हैं। ये वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स जिसमें फ्लूइड होता है। फिर ये वेसिकल्स फटने के बाद क्रस्ट फॉर्म करने लगते हैं इस तरीके से। ये दिखाई दे रहा है क्रस्ट। यस बात मैम। बताती हूँ कि ये कैसे स्टार्ट होता है। मैक्यूल से स्टार्ट होता है, रेड कलर के मैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, रेड कलर मैक्यूल क्या होता है, व्हाट इज मैक्यूल? मैम क्या होता है मैक्यूल? मैक्यूल, पैप्यूल सब पढ़ा चुकी हूँ मैं। मैक्यूल क्या होता है? मैम ये एक नॉन पाल्पेबल स्किन हाँ चेंज होता है हाँ, और ये फ्लैट होता है। ये रेड कलर का, जैसे पैल्पेट नहीं कर सकते, एक छोटा सा धब्बा सा आ जाएगा। ठीक है, गोल गोल धब्बा सा, मैक्यूल। और फिर मैक्यूल से ये स्टार्ट होता है। उसके बाद वेसिकल्स बनते हैं जिसमें फ्लूइड फिल्ड होते हैं। फिर ये वेसिकल रप्चर होने के बाद क्रस्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से ये नज़र आता है इम्पेटिगो। और बुल्लिस इम्पेटिगो में क्या होता है, बुला होता है। वेसिकल नहीं होंगे छोटे छोटे, मोटे मोटे बुले होंगे, मोटे मोटे ब्लिस्टर्स होंगे, बुल्लिस इम्पेटिगो। और वो बुलिस इम्पेटिगो किसकी वजह से होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। इम्पेटिगो इज कॉन्टैजियस। क्या है ये? कॉन्टैजियस है। कॉन्टैजियस मतलब इट विल स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर एंड ऑल्सो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। समझ आई बात? अगर सपोज करो कि एक जगह है बॉडी में तो वो दूसरी जगह भी फैल सकता है, और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। इम्पेटिगो इज कॉन्टैजियस डिजीज। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं इसके? कॉजेस तो मैंने आपको बता दिया। कॉजेस क्या है इसका? कॉज क्या है इम्पेटिगो का? मैम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। हाँ, वेरी गुड। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकाई भी हो सकता है। तो कॉजेस तो हो गया। अब रिस्क फैक्टर्स कब हो सकते हैं? ये रिस्क फैक्टर्स किन लोगों में, किन लोगों को ज़्यादा रिस्क है होने का? इट इज़ पर्टिकुलरली कॉमन इन चिल्ड्रन लिविंग इन पोअर हाइजीनिक कंडीशंस। तो वो लोग जो पोअर हाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, जो नहाते नहीं हैं, जिनके सर में जुएँ हैं, पेडिकुलोसिस कैपिटिस, जो जिनके सर में हेड लाइस है, जिनको स्केबीज है, जिनको हर्पीस सिम्प्लेक्स है, इंसेक्ट बाइट्स, एक्जिमा, तो उन सबको इम्पेटिगो होने का डर है। क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, पोअर हाइजीन एंड मैल न्यूट्रिशन में प्री डिस्पोज एन अडल्ट टू इम्पेटिगो। तो ये सारी कंडीशन की वजह से इम्पेटिगो हो सकता है, जैसे कि क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम, पिछली बहुत दिनों से कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है जिससे इम्यूनिटी वीक हो गई है। पोअर हाइजीन, अगर हाइजीन प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन करते, रोज़ नहीं नहाते। मैल न्यूट्रिशन, अगर सही से खाना ना खाए तो अगेन इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। मे प्री डिस्पोज एन अडल्ट टू इम्पेटिगो। There is some indication that excessive use of antibacterial soaps may create resistant bacteria and contribute to the problem.
और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो जाते हैं कुछ बैक्टीरिया, उसी तरह अगर ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल सोप का इस्तेमाल करें, जैसे डिटॉल हो गया या लाइफबॉय हो गया या दूसरे एंटीबैक्टीरियल सोप हो गए, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है, बैक्टीरिया जो है रेसिस्टेंट हो जाते हैं, फिर इनका कोई असर ही नहीं होता बॉडी पर। ठीक है, तो बैक्टीरियल रेसिस्टेंट होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। Clinical manifestation: the lesion of the impetigo begins with a small red macule which quickly becomes discrete thin-walled vesicles, then rupture and become covered with a loosely adherent honey yellow crust। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक मैक्यूल की तरह ये स्टार्ट होता है, रेड कलर के मैक्यूल, उसके बाद जल्दी ही इसमें वेसिकल्स आ जाते हैं और ये वेसिकल्स फिर रप्चर होने के बाद हनी येलो कलर का, जिस तरीके से हनी होते हैं, हनी येलो कलर का क्रस्ट फॉर्म करने लगते हैं। इज दैट क्लियर? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, इम्पेटिगो क्या होता है, किस वजह से यस होता मैम। है, क्या रिस्क फैक्टर्स है इसके। नाउ मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट इसका क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को। सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स में हम क्या देते हैं, ज़्यादातर हम पेनिसिलिन देते हैं पेशेंट को। सिस्टमिक एंटीबायोटिक थेरेपी इज़ अ यूजुअल ट्रीटमेंट। ज़्यादातर सिस्टमिक का क्या मतलब हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमिक? सिस्टमिक मैम मतलब जो क्या? मेडिसिन बॉडी के अंदर इंसर्ट की जा रही हो और वो पूरी होल बॉडी में जाके मतलब असर करे। हाँ ठीक है, ठीक है। सिस्टमिक एंटीबायोटिक। और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है? मैम स्किन सरफेस पे जो बाहर से लगाया जाता वेरी गुड। जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं एंटीबायोटिक, दैट इज़ टॉपिकल एंटीबायोटिक। सिस्टमिक एंटीबायोटिक या तो हम पेशेंट को इंजेक्शन दे रहे हैं ताकि उन पूरी बॉडी पे उसका असर हो, या फिर जो है हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, खाने के लिए दे रहे हैं एंटीबायोटिक। तो इसमें इस केस में हम ज़्यादातर सिस्टमिक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि एक तो ये स्प्रेड ना हो और दूसरा इसकी वजह से दूसरे इन्फेक्शंस ना हो, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकल स्किन इन्फेक्शन की वजह से दूसरे इन्फेक्शंस बॉडी में होने का डर रहता है। ठीक है, तो इन इन्फेक्शन को भी दूर करने के लिए, हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को भी दूर करने के लिए सिस्टमिक एंटीबॉडीज ज़्यादातर देते हैं इस केस में। टॉपिकल एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, लेकिन टॉपिकल एंटीबायोटिक से हम दूसरे जो इन्फेक्शन होंगे उनको हम नहीं रोक पाएंगे। जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकल ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, इसकी वजह से हर एक पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन होता है। अगर थ्रोट इन्फेक्शन हम टाइम पे ट्रीट ना करें तो पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। ये जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, इट इज़ नॉट अ गुड इन्फेक्शन। ये सही अच्छा बैक्टीरिया नहीं है, ये बहुत डेंजरस बैक्टीरिया है। जैसे ये थ्रोट में, कभी कभी थ्रोट में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से हमें थ्रोट इन्फेक्शन होता है, सो थ्रोट होता है। अगर उसको हम ट्रीट ना करें तो पेशेंट को फिर एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर यही स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को अगर इसकी वजह से स्किन डिजीज़ हो रही है और इसको हम ट्रीट ना करें तो इसकी वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। तो इसीलिए इसको ट्रीट करने के लिए हमें सिस्टमिक एंटीबॉडीज़ देना, एंटीबायोटिक्स देना ज़रूरी होता है। समझ में आ रही है बात? है। यस मैम।
In non-bullous impetigo, benzathine penicillin और oral penicillin may be prescribed. तो जब भी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है हम ज़्यादातर पेनिसिलिन देते हैं, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखना, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में हम ज़्यादातर पेनिसिलिन देते हैं, बेंजाथीन पेनिसिलिन या फिर ओरल पेनिसिलिन हम दे सकते हैं पेशेंट को। और अगर बुलिस इम्पेटिगो है तो हम पेनिसिलिन ए रेसिस्टेंट, एसिड रेसिस्टेंट पेनिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन या डिक्लॉक्सासिलिन देते हैं हम पेशेंट को अगर बुलिस इम्पेटिगो है तो। और अगर पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो एरिथ्रोमाइसिन देते हैं, एरिथ्रोमाइसिन। नाउ डोंट कंफ्यूज बिटवीन एरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन अलग है, एजिथ्रोमाइसिन अलग है। एरिथ्रोमाइसिन इज एन इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव। अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है किसी को तो हम पेशेंट को एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। अच्छा, कोई भी एंटीबायोटिक देने से पहले जस्ट रिमेंबर वन थिंग, टू टेक अ टेस्ट डोज। टेस्ट डोज कैसे करते हैं हम पेशेंट का, अगर हम कोई भी पेशेंट को एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो हम पहले क्या करते हैं, अगर हम आईवी एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो पहले हम क्या करते हैं, टेस्ट डोज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट डोज? टेस्ट डोज क्या होता है बीएससी सेकेंड ईयर्स? मैम इसमें मतलब एक स्मॉल डोज में दवाई देके देखा जाता है कि उसको उससे कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो नहीं हो रहा या उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दिखाई दे रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों ने कभी किया है टेस्ट डोज? ये हम इंट्राडर्मल करते हैं, स्किन में देते हैं स्मॉल डोज। ये जो आप स्मॉल डोज बोल रहे हैं ना, ये हम किस में देते हैं, इंट्राडर्मल करके हम देखते हैं। एक 0.01 ml का हम एंटीबायोटिक डर्मिस में इंजेक्ट करते हैं और वहाँ पर जिस जगह हमने इंजेक्ट किया है वहाँ पर हम एक पेन से निशान मार देते हैं और टाइम और डेट लिख देते हैं। फिर उसके 10-15 मिनट बाद देखते हैं अगर पेशेंट को खुजली हो रही है या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई है तो क्या करते हैं, वो एंटीबायोटिक पेशेंट को नहीं देते। खुजली है, रेडनेस है तो मतलब ये है कि पेशेंट को उस एंटीबायोटिक से एलर्जी है। इज दैट क्लियर? यस मैम। कि अगर हमने इंट्राडर्मल एंटीबायोटिक को थोड़ा सा एंटीबायोटिक इंजेक्ट करने के बाद 10-15 मिनट के बाद जब चेक किया हमने उस जगह पे पेशेंट को रेडनेस होती है या खुजली होती है तो हम उस एंटीबायोटिक को नहीं देते, क्योंकि दिस शोज दैट द पेशेंट इज हैविंग एलर्जी टू द एंटीबायोटिक। और कोई भी एंटीबायोटिक आईवी देने से पहले प्लीज़ कीप इट इन माइंड टू गो फॉर अ टेस्ट डोज। Never ever give an antibiotic without taking a test dose, क्योंकि इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। अगर पेशेंट को एलर्जी होगी तो वो एलर्जी की वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इसीलिए अगर कभी भी एलर्जी है तो हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो हमें पहले टेस्ट डोज करना है, और अगर एलर्जी है तो वो एंटीबायोटिक नहीं देना है। उसकी ऑल्टरनेटिव में जो भी एंटीबायोटिक होगी वो हम टेस्ट डोज देने के बाद दे सकते हैं। समझ में आया यहाँ पे सिस्टमिक एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं हम? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो है दूसरे जगहों पे जाकर दूसरी तरीके से इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, तो वो प्रिवेंट करने के लिए हम सिस्टमिक एंटीबायोटिक देते हैं। और एंटीबायोटिक देने से पहले हम टेस्ट डोज करते हैं, ठीक है। और इस केस में कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं हम? पेनिसिलिन देते हैं पेशेंट को। और अगर बुलिस इम्पेटिगो है तो तब भी हम पेनिसिलिन ही देंगे, लेकिन अगर पेशेंट को एलर्जी है तो तब हम एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक थेरेपी
topical antibiotic therapy may be prescribed when the disease is limited to a small area. तो अगर disease बहुत ही छोटे एरिया में है, एक ही जगह पे confined है, पूरी बॉडी में नहीं फैला है इम्पेटिगो, तो तब हम टॉपिकल एंटीबायोटिक दे सकते हैं पेशेंट को. लेकिन उसमें भी टू बी ऑन द सेफ साइड हम सिस्टमिक एंटीबायोटिक भी दे देते हैं पेशेंट को. Topical antibiotics generally are not as effective as systemic therapy in eradicating or preventing the spread of streptococci from the respiratory tract, thereby increasing the risk of developing glomerulonephritis. तो टॉपिकल एंटीबायोटिक हम दे तो सकते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती. वो स्ट्रेप्टोकोकाई को स्प्रेड होने से नहीं रोक सकती टू दी अदर एरियाज ऑफ द बॉडी, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक हो या फिर वो यूरिनरी ट्रैक हो. और अगर हम टॉपिकल एंटीबायोटिक थेरेपी दे रहे हैं तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें लीजन को साफ़ करना है. जो लीजन है इट शुड बी वॉश्ड विथ सोप सोल्यूशन टू रिमूव द सेंट्रल साइट ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ. तो पहले उसको सोप सोल्यूशन से या बीटाडिन से हमें पहले साफ़ करना है. उसके बाद हमें गिविंग द टॉपिकल एंटीबायोटिक एन अपॉर्चुनिटी टू रीच द इन्फेक्टेड साइड. उसके बाद हमें टॉपिकल एंटीबायोटिक को लगाना है. ग्लव्स पहनकर ही टॉपिकल एंटीबायोटिक को लगाना होता है. समझ रहे हैं बात. अगर हम टॉपिकल एंटीबायोटिक थेरेपी भी दे रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, वो जो क्रस्ट है उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे. पहले उस एरिया को सोप से साफ़ करेंगे या फिर बीटाडिन से साफ़ करेंगे उस एरिया को. उसके बाद ही हम टॉपिकल एंटीबायोटिक लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ द ग्लव्स. ग्लव्स पहन के ही लगाना है. बिकॉज क्यों ग्लव्स पहन के क्यों लगाना है, बिकॉज इम्पेटिगो इज़ contagious. हाँ. नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, द नर्स इंस्ट्रक्ट्स द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स टू बेथ एटलीस्ट वंस डेली विद बैक्टीरियासाइडल सोप. तो नर्स को क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को कि रोज़ाना नहाए, कम से कम एक बार नहाएं और बैक्टीरियासाइडल सोप से नहाएं. Cleanliness and good hygiene practices helps prevent the spread of lesions from one skin area to another and from one person to another. तो अगर good hygienic practices पेशेंट अपनाएगा तो वो फैलेगा ही नहीं इम्पेटिगो, लेकिन अगर वो नहीं अपनाएगा तो वो फैल सकता है. Each person should have a separate towel and wash cloth. Because impetigo is contagious disorder, infected people should avoid contact with other people until the lesion heals. तो सबका नॉर्मली भी चाहे कोई स्किन डिजीज़ हो या ना हो, सबके अपने टॉवल होने चाहिए, अलग टॉवल. ठीक है. और वॉश क्लॉथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम, या अपने खुद के अलग टॉवल होने चाहिए टू पैट आवर बॉडी. इज दैट क्लियर? इम्पेटिगो क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो. अगर डाउट है तो आई विल फर्स्ट क्लियर द डाउट एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. इम्पेटिगो समझ में आ गया सबको? कोई डाउट नहीं है? नो मैम. नेक्स्ट इज folliculitis, furuncles and carbuncles. फरनकल्स एंड कार्बनकल्स जो है फॉलिकुलाइटिस की वजह से ही होता है ना. पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ फॉलिकुलाइटिस. फॉलिकुलाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरियल और फंगल ऑरिजिन दैट अराइजेस विद इन द हेयर फॉलिकल्स. तो हेयर फॉलिकल्स में जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन, उसको हम फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं. जैसे ये नेम है फॉलिकुलाइटिस. फॉलिकुलाइटिस क्या है? इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द
हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स में बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन, इसको हम फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं। लीजन्स में भी सुपरफिशियल और डीप, सिंगल और मल्टीपल पैप्यूल्स और पस्ट्यूल्स अपीयर क्लोज टू द हेयर फॉलिकल्स। तो हेयर फॉलिकल्स के पास जो है बहुत सारे पैप्यूल्स या फिर पस्ट्यूल्स आ सकते हैं, ठीक है। और जो लीजन्स होता है ये सुपरफिशियल भी हो सकता है और ये डीप भी हो सकता है। Follicular disorders are usually caused by staphylococci, although if the immune system is impaired, the causative organisms may be gram-negative bacilli. तो folliculitis किसकी वजह से होता है? स्टेफाइलोकोकाई की वजह से होता है। इम्पेटिगो ज़्यादातर किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। डोंट गेट कंफ्यूज। फॉलिकुलाइटिस ज़्यादातर किस वजह से होता है? स्टेफाइलोकोकाई की वजह से होता है। और ये कहाँ पे होता है फॉलिकुलाइटिस? इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स। इम्पेटिगो क्या है? सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन का इन्फेक्शन है, ठीक है। और ये हेयर फॉलिकल्स के पास में पस्ट्यूल्स या फिर पैप्यूल्स आ जाते हैं, और ये किस वजह से आते हैं? बैक्टीरिया की वजह से या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो किस वजह से होता है? स्टेफाइलोकोकाई की वजह से होता है या फिर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई की वजह से होता है। Folliculitis commonly affect the beard area of men who shave. तो ज़्यादातर folliculitis उन लोगों को होता है जो शेव करते हैं, जो बियर्ड एरिया होता है मेन का, वहाँ पे होता है folliculitis. The only entirely effective treatment is to avoid shaving. Other treatments include using special lotions or antibiotics, or using a hand brush, or to dislodge the hair mechanically. If the patient must remove facial hair, a depilatory cream or electric razor may be used. तो इसका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट यही है कि पेशेंट जो है शेव ना करें, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। शेव करना भी ज़रूरी है, तो अगर शेव भी करते हैं तो वो स्पेशल लोशंस का इस्तेमाल या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, बिकॉज द स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव, या फिर इलेक्ट्रिक रेजर्स का इस्तेमाल करें। सी, दिस इज़ फॉलिकुलाइटिस। ये हेयर फॉलिकल्स के पास आप देख सकते हो पस्ट्यूल से आ गए हैं। What is folliculitis? क्लियर है या Yes, एक और ma'am. बार बताऊं? यस मैम। मैम क्लियर है। मैम एक बार और बता दीजिए। वेरी गुड। Folliculitis is an infection of bacterial or fungal origin that arises within the hair follicles. तो folliculitis क्या है? ये एक इन्फेक्शन होता है, या तो बैक्टीरिया की वजह से होता है या फंगल इन्फेक्शन भी होता है। और कहाँ होता है ये इन्फेक्शन? हेयर फॉलिकल्स में होता है, ठीक है। ये हेयर फॉलिकल्स में ये इन्फेक्शन होता है, और ये सुपरफिशियल भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा डीप भी हो सकता है। सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। सिंगल या फिर मल्टीपल पैप्यूल्स या फिर पस्ट्यूल्स अपीयर क्लोज टू द हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स के आसपास बहुत सारे पैप्यूल्स या फिर बहुत सारे पस्ट्यूल्स नज़र आते हैं। Follicular disorders are usually caused by staphylococci, although if the immune system is impaired, the causative organisms may be gram-negative bacilli. तो ये किस वजह से होता है? स्टेफाइलोकोकाई की वजह से होता है, और या फिर ग्राम नेगेटिव बैसिलाई की वजह से हो सकता है। स्टेफाइलोकोकाई की वजह से फॉलिकुलाइटिस होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से इम्पेटिगो होता है। Folliculitis commonly affects the beard area of men who shave. तो men जहाँ पे शेव करते हैं वहाँ पर ज़्यादातर folliculitis होता है। See, this is folliculitis.
जहाँ पे मेन शेव नहीं करते, बियर्ड एरिया में ही नहीं, सिर्फ जब हम लोग भी जब हम वैक्सिंग करते हैं, या अगर कुछ लोग रेज़र का इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी फॉलिकुलाइटिस होता है। और नॉट ओनली मेन, all those people who use vaccines or shave razors का इस्तेमाल करते हैं टू शेव द एरिया ऑफ द लेग्स, तो वहाँ पर भी फॉलिकुलाइटिस हो सकता है। तो इसका जो ओनली ट्रीटमेंट है वो ये है कि शेव ना किया जाए, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर हम शेव कर भी रहे हैं तो स्पेशल लोशंस या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, या फिर इलेक्ट्रिकल रेजर्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। तरीके से नज़र आता है, पस्ट्यूल्स होते हैं या पैप्यूल्स होते हैं। पस्ट्यूल्स मतलब जिनमें पस होता है, ठीक है, और पैप्यूल्स मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पैप्यूल्स? मैम ये एक पाल्पेटेड सॉलिड मास होता है। हाँ, इसमें पस नहीं होता है, ये दाना होता है। पैप्यूल मतलब दाना होना, ठीक है, बट इसमें पस नहीं होता। जो पस्ट्यूल होता है उसमें उस दाने में पस होता है, ठीक है। इन सब का फॉलिकुलाइटिस, फॉरेनकल, कार्बनकल, इन सब का मेडिकल मैनेजमेंट एक साथ ही पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये होता क्या है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि फॉलिकुलाइटिस इट कैन बी सुपरफिशियल और डीप। अगर ये डीप हो देन इट लीड्स टू फॉरेनकल्स एंड कार्बनकल्स। अगर ये सुपरफिशियल है तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, लेकिन अगर ये बहुत डीप पहुंच चुका है तो फिर ये फॉरेनकल और कार्बनकल की तरह नज़र आएगा। फॉरेनकल क्या है? It is an acute inflammation arising deep in one or more hair follicles. तो ये डीप होता है और एक से ज़्यादा हेयर फॉलिकल में होता है, and spreading to surrounding dermis. This inflammation is deep form of folliculitis. और ये क्या है? ये डीप फॉर्म है फॉलिकुलाइटिस का, सुपरफिशियल फॉर्म नहीं है। फॉरेनकल एंड कार्बनकल आर द डीप फॉर्म ऑफ फॉलिकुलाइटिस। ये बहुत डीप होते हैं, ठीक है, बॉयल की तरह। बॉयल समझते क्या होता है? बॉयल एक बड़ा सा दाना होता है जो बहुत डीप होता है, तो तब हम उसको फॉरेनकल कहते हैं। देखो, ये देख रहे हो, ये नज़र आ रहा है? यस मैम। दिस इज़ अ फॉरेनकल। ये बहुत बड़ा डीप होता है, ये डर्मिस तक होता है ये, और ये सूखने के बाद फिर ये इसमें ऐसे ब्लैक सा बीच में येलोइश और ब्लैक सा हेड सा निकल के आता है। A furuncle may start as a small red raised painful pimple. तो ये कैसे स्टार्ट होता है? स्मॉल रेड रेस्ड पेनफुल पिंपल की तरह स्टार्ट होता है। फ्रीक्वेंटली द इन्फेक्शन प्रोग्रेसेस एंड इन्वॉल्विंग द स्किन एंड सबक्यूटेनियस फैट टिश्यू। और फिर ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, स्मॉल होता है स्टार्टिंग में, स्मॉल रेड, फिर ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ये कि ये सबक्यूटेनियस टिश्यू तक को इन्वॉल्व कर लेता है, और इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। और सराउंडिंग सेल्यूलाइटिस, सराउंडिंग सेल्यूलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेल्स, जो आसपास के सेल्स होते हैं उनमें भी इन्फेक्शन होने लगता है। The areas of redness and induration represent an effort of the body to keep the infection localized. तो इसमें रेडनेस वगैरह इसलिए नज़र आती है ताकि क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है काम कर रहा है इसको लोकलाइज रखने के लिए, ये आगे ना बढ़े। द बैक्टीरिया, ज़्यादातर इसमें स्टेफाइलोकोकाई होता है, प्रोड्यूसेस नेक्रोसिस ऑफ द इन्वेटेड टिश्यू। और कई बार जो है
इस बैक्टीरिया की वजह से आसपास के टिश्यूज जो है नेक्रोस्ड हो जाते हैं। नेक्रोस्ड मतलब व्हाट डू यू मीन बाय मैम नेक्रोस्ड? हाँ सेल डेथ हो जाना। हाँ, टिश्यूज जो है डाई हो जाते हैं आसपास के। क्लियर यस मैम। कि ये जो कार्बनकल होता है, सॉरी जो फर्नकल होता है सॉरी फर्नकल होता है, इट इज लाइक अ बॉयल। ठीक है, ये बहुत डीप होता है। इट पहले तो ये स्मॉल रेड रेस्ड पेनफुल पिंपल की तरह स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद ये डीप सबक्यूटेनियस टिश्यू में चला जाता है। कई बार आसपास के सेल्स को भी इफ़ेक्ट करता है, उनमें भी इन्फेक्शन होने लगता है। और कई बार इसका बैक्टीरिया जो है आसपास के टिश्यू को नेक्रोस कर देता है या आसपास के टिश्यू को डेथ होने लगता है इसके बैक्टीरिया की वजह से। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? We have 10 minutes, so we will just revise what all we have studied today. इसके बाद हम कार्बनकल पढ़ेंगे और दूसरे डिजीज़ कंडीशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? डर्मेटोसिस क्या होता है, हमने पढ़ा कि डर्मेटोसिस कोई भी स्किन इन्फेक्शन, स्किन की डिजीज़ को हम डर्मेटोसिस कहते हैं। स्किन में इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की डिजीज़ को, एक्चुअली सिर्फ स्किन ही नहीं, नेल्स या हेयर्स भी अगर इंक्लूड है तो तब भी हम उसको डर्मेटोसिस कहते हैं। वो सारी डिजीज़ ऑफ द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, उन सभी को हम डर्मेटोसिस कहते हैं। फिर इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन। बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या क्या डिफरेंस है वो हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि स्किन इन्फेक्शन, प्राइमरी स्किन इन्फेक्शन कौन कौन से दो इम्पॉर्टेंट और दो कॉमन प्राइमरी स्किन इन्फेक्शन है। एक तो इम्पेटिगो है, दूसरा फॉलिकुलाइटिस है। और फॉलिकुलाइटिस की वजह से ही फरनकल और कार्बनकल होते हैं। इम्पेटिगो क्या होता है, फिर हमने देखा इम्पेटिगो एक सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन है और इसमें क्या होता है कि पहले मैक्यूल्स, रेड कलर के मैक्यूल्स आते हैं और फिर वेसिकल्स आते हैं और वेसिकल्स रप्चर होने के बाद क्रस्ट फॉर्म करने लगते हैं और कई बार इसमें बुलेस भी होते हैं, तो तब हम उसको बोलते हैं बुलेस इम्पेटिगो। और ये ज़्यादातर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। ये कंटाजियस होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है और एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में भी फैल सकता है। इसके रिस्क फैक्टर्स हमने देखे कि ये एक पोर लिविंग कंडीशंस की वजह से होता है, पोर हाइजीनिक कंडीशंस की वजह से होता है और माल न्यूट्रिशन या फिर क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है और ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल सोप यूज़ करने की वजह से भी हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट मैंने आपको बताया इसमें, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से, सॉरी स्टेप्टोकोकस ऑरियस की वजह से ये इन्फेक्शन हो रहा है। तो स्टेप्टोकोकस ऑरियस दूसरी जगह भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है बॉडी में कहीं पर भी, तो इसीलिए हम सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देते हैं। और स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन के लिए हम ज़्यादातर पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं। तो पेनिसिलिन हम पेशेंट को देते हैं और अगर पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो हम एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बहुत ही छोटे एरिया में इन्फेक्शन प्रेजेंट है, लेकिन टॉपिकल एंटीबायोटिक से हम इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से नहीं रोक सकते टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। टॉपिकल एंटीबायोटिक अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले हमें उस एरिया को सोप एंड वाटर से क्लीन करना है या फिर एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से क्लीन करना है, जैसे कि बीटाडीन। और क्रस्ट को रिमूव करने के बाद वहाँ पर टॉपिकल एंटीबायोटिक लगाना होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लव्स। पहले ग्लव्स भी पहनना है।
नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने देखा कि हमें एजुकेट करना है टू मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन, बैक्टीरियासाइडल सोप का इस्तेमाल करना है, अपना टॉवल अलग रखना है, अपने कपड़े अलग रखना है। फिर फॉलिकुलाइटिस हमने देखा कि ये हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन होता है और ये डीप भी हो सकता है, सुपरफिशियल भी हो सकता है। ज़्यादातर तब होता है जब ये हम शेव करते हैं या फिर हेयर्स को रिमूव करते हैं तब ये होता है, और इसमें पस्ट्यूल्स या पैप्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। और इसका एक ट्रीटमेंट ये है कि या तो हम एंटीबायोटिक लोशंस का इस्तेमाल करें ड्यूरिंग एंड आफ्टर शेव क्रीम्स जो होती है उसमें, या फिर जो है हम इलेक्ट्रिकल रेजर्स का इस्तेमाल करें। तो ये सुपरफिशियल फॉलिकुलाइटिस है। अगर डीप फॉलिकुलाइटिस है देन इट में लीड टू फरनकल्स में बॉइल्स हो जाते हैं, ये डीप होते हैं, इट इन्वॉल्व्स द डर्मिस एंड समटाइम्स द सबक्यूटेनियस टिश्यू आल्सो। ये छोटे से स्टार्ट होते हैं, छोटे पिंपल्स की तरह स्टार्ट होते हैं और ये फिर बड़े होते जाते हैं और सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज़ को भी इन्वॉल्व करने लगते हैं। आसपास के टिश्यूज़ को इसका बैक्टीरिया नेक्रोज भी कर सकता है। ये कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं। Is that clear? If you have any doubt, you Yes, can ma'am. ask me right now. And if there is no doubt, I will ask you. बताओ. Ma'am, no doubt. No doubt, very good. Now I'll ask you. Achla, tell me, what are the two types of bacterial infection? Achla, can you hear me? सब सो जाते हैं. आशीष, यस मैम। कौन कौन से दो तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन बताए मैंने आपको? मैम स्टेफिलोकोकस और ग्राम नेगेटिव। नहीं, मैं बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन की बात कर रही हूँ। कौन से दो तरीके के बताए मैंने आपको? स्टार्टिंग में बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन। यस मैम, यस मैम। कौन से दो तरीके के बताए? मैम 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 स्टेफिलोकोकस एक्यूरेस करके मैम, ग्रुप ए स्टेफिलोकोकाई। नहीं आशीष, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ, मैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म नहीं पूछ रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके के यस बैक्टीरियल मैम, दो इन्फेक्शन टाइप होते होते हैं, प्राइमरी हैं। और सेकेंडरी। मैम और प्राइमरी जो बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? मैम उसको बोलते हैं फॉलिकुलाइटिस। नहीं सॉरी मैम, बैक्टीरियल बैक्टीरियल डर्मेटोसिस। हाँ, डर्मेटोसिस। डर्मेटोसिस तो एनी काइंड ऑफ डिजीज हो गया ऑफ द यस इंटेग्युमेंटरी सिस्टम। मैम, उसको बोलते हैं पायोडर्मा, मैम। मैम पायोडर्मा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पायोडर्मा भी बोलते हैं। बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन को हम पायोडर्मा भी बोलते हैं। यस यस ठीक मैम। है, हाँ जी मैम। ओके। काजल, टेल मी व्हाट इज इम्पेटिगो? काजल, Yes, ma'am. Yes, व्हाट इज ma'am. इम्पेटिगो? मैम इम्पेटिगो मतलब स्किन की सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है जो कि स्टेफाइलोकोकाई से कॉज होता है। ओके, स्टेफाइलोकोकाई से नहीं, स्ट्रेप्टोकोकाई से होता है। ज़्यादातर स्ट्रेप्टोकोकल ओरिएस की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकल ओरिएस की वजह से होता है सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन। ओके, प्रज्ञा, फॉलिकुलाइटिस क्या होता है?
यस मैम। फॉलिकुलाइटिस क्या होता है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हेयर फॉलिकल्स में। हेयर फॉलिकल्स में, वेरी गुड, ओके। और फॉलिकुलाइटिस लीड्स टू कौन से दो चीज़ें बताई थी मैंने नेहा? कौन सी 2 चीज़ें बताई थी जो फॉलिकुलाइटिस की वजह से हो सकती है? यस मैम। फॉलिकुलाइटिस की वजह से कौन सी 2 चीज़ें मैंने बताई हैं हो सकती हैं? फॉलिकुलाइटिस अगर डीप हो तो कौन सी 2 चीज़ें होती हैं? फ्यूरिनल फरेंकल्स एंड फरेंकल्स बोलते हैं उसको, फरेंकल्स एंड फरेंकल्स एंड कार्बनकल्स, ठीक है? यस मैम। Okay, you can send me the attendance. मैम हाँ, जैसे फॉलिकुलाइटिस जो होता है वो उसको बाल तोड़ भी बोलते हैं या वो अलग होता है? क्या? जो मैम फॉलिकुलाइटिस होता है हाँ, वो उसको हिंदी में बाल तोड़ बोलते हैं बाल तोड़। क्योंकि बाल मैम तोड़ने उसमें की भी ऐसे वजह ही से होता है भी, ना कि हाँ हाँ हेयर हाँ हाँ, उसमें भी तो हेयर फॉलिकल ही फैलन अप हो जाते हैं। इन्वॉल्व होता है, हाँ। और मैम जैसे कार्बंकल होता है और बॉयल होता है वो दोनों सेम होते हैं, मतलब एक छोटा होता है एक थोड़ा बड़ा होता है और दोनों ही पेनफुल होते हैं, तो हम उन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? कार्बनकल ज़्यादा डीप होता है और वो बड़ा होता है, और फरनकल छोटा होता है, इतना ज़्यादा डीप नहीं होता। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फरनकल एंड कार्बनकल्स, ठीक है? ओके।